गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को पढ़ रहे थे। उसमें आपको बताए थे कि महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला संकुचन सिद्धांत और दूसरा विस्थापन सिद्धांत। तो संकुचन सिद्धांत की चर्चा हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग विस्थापन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और पिछले क्लास में आपको बताए भी थे कि संकुचन सिद्धांत के बाद विस्थापन सिद्धांत आया था। तो आज हम लोग टेलर के द्वारा जो विस्थापन सिद्धांत दिया गया उसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि टेलर के द्वारा इससे संबंधित क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखिएगा, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। टाइटल है आपका टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो एफ.बी. टेलर के द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एफ.बी. टेलर, प्रतिपादक कौन है? एफ.बी. टेलर, याद रखिएगा। इनके द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। तो यहाँ से सवाल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है कि प्रतिपादक कौन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो एफ.बी. टेलर का नाम याद रखिएगा। कब किया गया था ये भी सवाल कभी कभार पूछता है। तो 1908 ईस्वी में, परंतु कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये पब्लिश्ड कब हुआ था। तो 1910 ईस्वी में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1910 ईस्वी में हुआ था। अब कुछ बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा कि 1910 ईस्वी में, सिद्धांत का प्रतिपादन 1910 ईस्वी में किया गया है। तो आप यहाँ पे क्लियर रहिए कि सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसका पब्लिकेशन जो है, प्रकाशन 2 वर्षों के बाद 1910 ईस्वी में होता है। वास्तव में टेलर का विचार जो था स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण से संबंधित था। तो जो महाद्वीपों का या स्थल भाग का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उससे संबंधित टेलर का यह सिद्धांत था। इनकी परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य टर्सरी युग में मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि टर्सरी पीरियड में जो बलित पर्वत का निर्माण हुआ है उसकी व्याख्या करना था। तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य टर्सरी युग में, तृतीयक काल में निर्मित मोड़दार पर्वत की व्याख्या करना था। आगे हम लोग देखते हैं टेलर के सामने क्या क्या समस्याएं थी और किस प्रकार से इसका इन्होंने निदान प्रस्तुत किया। टेलर के सामने मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज। रॉकीज तथा एंडीज क्या है? तो बलित पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत हैं। और एंडीज सबसे लंबा है, एंडीज सबसे लंबा बलित पर्वत है, ठीक है। जबकि रॉकीज जो है वो दूसरा लंबा है, दूसरा लंबा बलित पर्वत। और तीसरा जो है वो हिमालय है, तीसरा आपका हिमालय है, याद रखिएगा। तो इनके सामने एंडीज और रॉकीज का उत्तर से दक्षिण तथा अल्पाइन का अल्पाइन यानी आल्प्स, काकेशस और हिमालय आदि पर्वतों का पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या को सुलझाना था। तो इनका उद्देश्य क्या था कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, जबकि अल्पाइन माउंटेन, ठीक है, जबकि अल्पाइन माउंटेन के अंतर्गत आल्प्स, काकेशस और हिमालय आदि पर्वत का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम क्यों है और एंडीज एवं रॉकीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण क्यों है, इस समस्या को सुलझाने का प्रयास एफ.बी. टेलर के द्वारा किया जा रहा था। और इसी समस्या को सुलझाने के संदर्भ में इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। तो यह जो सिद्धांत है, टेलर का जो सिद्धांत है वो संकुचन सिद्धांत के विपरीत है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए, यानी बलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत, याद रखिएगा,
संकुचन सिद्धांत के विपरीत स्थल विस्थापन सिद्धांत ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा, संकुचन सिद्धांत के विपरीत विस्थापन सिद्धांत आया है, ठीक है। और संकुचन सिद्धांत में अलग अलग विद्वान थे, जैसे लॉर्ड केल्विन हो गए, ठीक है। इसके अलावा लब महोदय थे, ये सब का नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा लॉथियन ग्रीन चतुष्फलक सिद्धांत, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब यह जो सिद्धांत है वो संकुचन सिद्धांत के विपरीत है। टेलर का यह सिद्धांत प्रवाह सिद्धांत का प्रथम प्रयास माना जाता है। जो प्रवाह सिद्धांत है उसका प्रथम प्रयास टेलर के द्वारा ही किया गया था और इनका प्रथम प्रयास माना जाता था। हालांकि यदि बात की जाए कि या इससे पहले किन्हीं के द्वारा प्रवाह की बात की गई थी, तो याद रखेगा एंटोनियो श्नीडर के द्वारा इससे पहले भी प्रवाह की बात, स्थल भाग के प्रवाह की बात की गई थी। यद्यपि इससे पहले एंटोनियो श्नीडर, ठीक है, एंटोनियो श्नीडर ने 1858 ईस्वी में अपना प्रवाह संबंधी मत प्रस्तुत किया था, ठीक है। सबसे पहले एंटोनियो श्नीडर 1858 ईस्वी में ही प्रवाह से संबंधित सिद्धांत या मत प्रस्तुत किया था। लेकिन सबसे पहला प्रयास किसका माना जाता है सिद्धांत के रूप में, तो यह एफ.बी. टेलर को मानते हैं। और प्रथम प्रयास जो है प्रवाह सिद्धांत से संबंधित उस प्रतिपादित करने का श्रेय टेलर को जाता है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बात कही है। एंटोनियो श्नीडर, ठीक है, 1858 ईस्वी में एंटोनियो श्नीडर क्या बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग के यूरोप की कोयले की परतों में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष तथा उत्तरी अमेरिका के कोयले की परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता को स्पष्ट करना था, ठीक है। तो श्नीडर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ है और कहाँ की, तो यूरोप में। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में यूरोप में जो कोयले का निर्माण हुआ है उसकी परतों में जो वनस्पति पाई जाती है और उत्तरी अमेरिका के कोयले की परतों में जो वनस्पति पाई जाती है उसकी उस वनस्पति का अवशेष है ना, वनस्पति क्या होगा, क्योंकि वनस्पति के धरातल के अंदर दबने के कारण ही कोयले का निर्माण होता है। तो यूरोप की कोयले की परतें और उत्तरी अमेरिका की कोयले की परतों में विद्यमान जो वनस्पति का अवशेष है उसमें जो समानता दिखता है उसका अध्ययन करना ही एंटोनियो श्नीडर का मुख्य उद्देश्य था। आगे टेलर अपने सिद्धांत की शुभारंभ क्रिटेशियस युग से करते हैं। देखिए टेलर का सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटेशियस काल से इसका शुरुआत होता है और इन्होंने यह बतलाया कि उस समय मुख्यतः दो स्थल भाग थे। कितना स्थल भाग था, दो स्थल भाग था। एक तो लॉरेशिया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास था, उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेशिया, और दक्षिणी ध्रुव के पास क्या था, गोंडवाना लैंड। उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेशिया और दक्षिणी ध्रुव के पास गोंडवाना लैंड। आगे यदि आप लोग पढ़े होंगे तो कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था कि सभी जो स्थल के भाग थे, सभी स्थल के भाग एक साथ जुड़े हुए थे। इसे पेंजिया कहा गया था, ठीक है, पेंजिया यानी स्थल भाग। इसके अलावा चारों तरफ पेंजिया क्या था, जल से घिरा हुआ था, तो जल का भाग जो था उसे पैथालासा कहा गया था। और ये सब वेगनर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, वेगनर के द्वारा। और बाद में पेंजिया अलग होता है, ठीक है। तो उत्तर वाला भाग को क्या कहते हैं, उसको लॉरेशिया कहा जाता है। लॉरेशिया ये आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़े होंगे। और दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड ये आप जानते होंगे। और भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो सबसे पहले टेलर के द्वारा यह बताया गया था कि क्रिटेशियस युग में जो पृथ्वी था वो दो भागों में विभाजित था। पृथ्वी पर दो स्थल के भाग थे, पहला भाग को लॉरेशिया और दूसरा भाग को गोंडवाना लैंड बताते हैं। और जो लॉरेशिया की अवस्थिति थी, लॉरेशिया का लोकेशन वो कहाँ पे था, तो उत्तरी ध्रुव के पास था, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास गोंडवाना लैंड की अवस्थिति थी।
तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग की बात किया जा रहा है एफबी टेलर के द्वारा। और आगे इसी सिद्धांत को जब आगे वेगनर के द्वारा दिया जाता है तो पेंजिया, पैथालासा, लॉरेशिया, गोंडवाना की बात वो करते हैं। उन्होंने यह कहा, एफबी टेलर ने यह कहा या कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हुए हैं। महाद्वीपीय भाग क्या है? सियाल का बना हुआ है, यानी जो महाद्वीप का भाग है उसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है तथा सागरों में, ठीक है, सागरों में सियाल का अभाव मिलता है। जो स्थल वाला भाग है या महाद्वीप वाला भाग है उसमें सियाल पाया जाता है, जबकि महाद्वीपीय भाग, महासागरीय भाग में सियाल का अभाव पाया जाता है। सियाल अर्थात स्थल भाग, सीमा अर्थात सागरीय भाग। उसके बाद ये बताते हैं कि जो सागरीय भाग है वो सीमा का बना हुआ है। सीमा का कहने का मतलब है कि सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है सागरीय भाग में, जबकि महाद्वीपीय में भाग में सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। अर्थात सागरीय भाग जो है वो क्या है? भारी है। सागरीय भाग भारी है, महाद्वीपीय भाग हल्का है और सियाल सीमा पर तैर रहा है। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि यदि आप जल में बर्फ का टुकड़ा को डाल देते हैं तो बर्फ का टुकड़ा का एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे डूबा हुआ रहता है। और जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है उसी प्रकार से इनके द्वारा बताया जाता है कि सियाल जो है यानी महाद्वीप का जो भाग है सीमा पर यानी महासागरीय भाग पर तैर रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं वेगनर। आगे देखते हैं महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा कारण। अब इनके द्वारा दिशा मतलब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, स्थल भाग का विस्थापन हुआ है, तो किस ओर हुआ है? ठीक है, किस ओर हुआ है? तो इनके द्वारा बताया गया टेलर के द्वारा कि महाद्वीपों का प्रवाह मुख्यतः महाद्वीपों का जो प्रवाह है मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर हुआ है। इसका जो प्रवाह है विषुवत रेखा की ओर हुआ है। और स्थल भाग का जो प्रवाह हुआ है उसका मुख्य कारण क्या था? तो ज्वारीय बल। स्थल भाग के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? ज्वारीय बल को बताया है। ये देखिए इसका टाइडल फोर्स होगा। ठीक है, टाइडल फोर्स, चूंकि हिंदी फॉन्ट मिसिंग है तो इंग्लिश यही होगा। जब आप टाइप करते होंगे या आपको थोड़ा मोड़ा भी पता होगा तो टी से ज होता है, आई से पी होता है। ठीक है, तो ये मिसिंग है, यहाँ पे टाइडल फोर्स लिखाएगा। ठीक है, ज्वारीय बल का टाइडल फोर्स को बताया है क्रिटेशियस युग में जबकि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय यह पृथ्वी से के अधिक निकट रही होगी, जिसके कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति अधिक रही होगी। इस शक्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफी वृद्धि हुई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थल भागों का ध्रुवों की ओर से प्रवाह अथवा स्थानांतरण हुआ है। देखिए ये क्या बात बताते हैं कि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है ना। क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी उस समय चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होगा। ठीक है, और जब पृथ्वी के काफी करीब रहा होगा चंद्रमा, इसके कारण इसकी जो ज्वारीय शक्ति है वो भी अधिक रही होगी और इसकी अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण परिभ्रमण में वृद्धि हुई। ज्वारीय शक्ति के कारण क्या बताते हैं कि परिभ्रमण में वृद्धि हुई और इसके साथ ही साथ इस ज्वारीय शक्ति के प्रभाव के कारण जो स्थल भाग थे उनका स्थानांतरण, उनका विस्थापन ध्रुवों की ओर हुआ है। आगे देखते हैं इनके द्वारा क्या बताया गया है। टेलर ने स्थानांतर को 2 रूपों में बताया। अब देखिए टेलर जो बताते हैं कि स्थानांतरण किन दिशा में हुआ है या किस रूपों में हुआ। पहला तो शक्ति की बात बताते हैं, तो शक्ति में ये बताते हैं कि ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ है। कब हुआ है? तो क्रिटेशियस काल की बात करते हैं कि उस समय चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ है और जिस समय चंद्रमा की उत्पत्ति हुआ है उस समय क्या हुआ होगा कि सूर्य के पृथ्वी के करीब होगा और इसके कारण ज्वारीय शक्ति अधिक रहा होगा। आगे ये बताते हैं कि विषुवत रेखा
की तरफ स्थानांतरण जो हुआ है दो रूपों में हुआ है, दो दिशाओं में हुआ है। पहली दिशा विषुवत रेखा की तरफ और दूसरी जो बताते हैं ये कि पश्चिम की तरफ हुई है। ठीक है, तो वेगनर भी यही बात करते हैं कि विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुआ है महाद्वीपों का। तो याद रखिएगा उसका बेस तो यहीं से मिलता है। ठीक है, परंतु दोनों दिशाओं के प्रवाह के लिए चंद्रमा एवं ज्वारीय चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही जिम्मेदार है। ठीक है, ये बताते हैं कि प्रवाह की दिशा विषुवत रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर, और दोनों ही दिशाओं में प्रवाह के लिए जो जिम्मेदार शक्ति है, ठीक है, जो कारक है या शक्ति है वो कौन सी, तो ज्वारीय शक्ति है, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जब आप क्लासेस कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको पेन पेपर भी रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सारा कुछ टाइप किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका खुद का जो नोट्स रहेगा ना वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन पेपर भी रखिएगा और कुछ बात जो आपको अच्छा लगे या फिर जो लगे कि हम नहीं जानते उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसके साथ क्लास के साथ साथ आपका एक छोटा सा नोट्स भी बनता चला जाएगा, जो जब आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए जाइएगा, जब एग्ज़ाम आपका रहेगा तो 10 से 15 या 20 दिन या 1 महीना पहले रिवीजन करने में आपका सहायक होगा। तो याद रखिएगा, अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लॉरेशिया का भाग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुआ या होने लगा। ये बात क्या कहते हैं कि देखिए, अत्यधिक ज्वारीय शक्ति के कारण क्या हुआ, लॉरेशिया जो उत्तर में स्थित था उस उत्तरी ध्रुव से उसका विस्थापन ध्रुवों की ओर हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा, ये यहां पे जो स्थल का भाग था ये लॉरेशिया, ठीक है, और यहां पे जो था दक्षिण के तरफ उसको गोंडवाना, याद रखिएगा गोंडवाना। अब ये बताते हैं लॉरेशिया का उत्तर, लॉरेशिया का जो प्रवाह है विषुवत रेखा की ओर, ये ध्रुव है ना, और यहाँ पे विषुवत रेखा, तो लॉरेशिया का प्रवाह विषुवत रेखा की ओर होने लगा। यह प्रवाह संभवतः उत्तरी ध्रुव की अरीय दिशा में हुआ है, रेडियल अरीय बोला जाता है। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव बल उत्पन्न किया है। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ है, इससे खिंचाव बल उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए कि यहां से नीचे की ओर खींचेंगे तो खिंचाव बल कार्य करेगा। ठीक है, ये बताते हैं जिस कारण स्थल का भाग प्रवाह के साथ साथ विभंजन भी हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है कि जो यह ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जब इसमें खिंचाव लगा है, ठीक है, प्रवाहित हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है कि इसमें खिंचाव बल कार्य किया है, और खिंचाव बल के कारण क्या हुआ है कि ये स्प्लिट हो गया, ये टूट गया है। ठीक है, इसका विभंजन हो गया है। आगे बात करते हैं, टेलर के अनुसार उत्तरी ध्रुव प्रवाह से खिंचाव एवं विभजन के फलस्वरूप बैफिन की खाड़ी, देखिए ये क्या बात बताते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव हुआ है उसके कारण बैफिन की खाड़ी, इसके अलावा डेविस जल डमरू मध्य, मानचित्र में आप लोग देखिएगा बैफिन की खाड़ी कहाँ, कनाडा के पास आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बैफिन की खाड़ी, इसके अलावा डेविस जल डमरू मध्य, लैब्राडोर के पास लैब्राडोर सागर भी आप देख सकते हैं, लैब्राडोर करेंट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो लैब्राडोर सागर आर्कटिक सागर की रचना हुई है। तो याद रखिएगा कि लॉरेशिया में जो खिंचाव हुआ है, ठीक है, ध्रुवों के पास जो खिंचाव हुआ है, इसके कारण क्या हुआ कि ये जो महाद्वीपीय भाग थे, स्थल के भाग थे, उसका वो स्प्लिट कर गया। ठीक है, वो टूट गया, और उसके स्प्लिट होने के कारण बैफिन की खाड़ी बना है, डेविस जल डमरू मध्य बना है, लैब्राडोर सागर बना है और आर्कटिक सागर बना है। इसी प्रकार गोंडवाना का लैंड का प्रवाह, ठीक है, इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह, ये जो दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड है ना, ये दक्षिण जो दक्षिणी ध्रुव के पास था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इसी प्रकार ये बोलते हैं कि गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से भी विषुवत रेखा की ओर हुआ है। ठीक है, इसका प्रवाह जो है गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुवों से विषुवत रेखा, ये है आपका विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की ओर हुआ है, और विषुवत रेखा की ओर गोंडवाना लैंड के
खिंचाव होने के कारण, ठीक है, प्रवाह होने के कारण यह भी भाग स्प्लिट किया और कई सारे भाग का निर्माण किया है। इसको देखते हैं कि क्या क्या बना है। तो गोंडवाना लैंड के विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने के कारण यह भी कई भागों में टूट गया, यह कई भागों में टूट गया और प्रवाह के कारण क्या बना, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट, दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट का निर्माण हुआ, रास सागर का निर्माण हुआ है। आप मानचित्र में देखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेशिया था उसका विषुवत रेखा की ओर खिंचाव होने के कारण उसमें स्प्लिट हुआ, ठीक है, वह टूट गया कई भागों में। इसके कारण क्या क्या बना है, तो बेफिन की खाड़ी बना, जलडमरू, ये डेविस जलडमरू मध्य बना, ठीक है। इसके अलावे लैब्राडोर सागर बना है। इसके अलावे बात करते हैं कि दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था उसके स्प्लिट होने के कारण, उसके विषुवत रेखा की ओर खिंचाव होने के कारण यह भी टूटा है और इसके कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बना है। इसके अलावे रॉस सागर भी बना है। टेलर ने अंत में या आगे ये मानते हैं कि जहां भी प्रवाह के समय अवरोध था, जब प्रवाह हो रहा था, जहां पे भी अवरोध उत्पन्न हुआ है उसके अग्रभाग में, ठीक है, उसके आगे वाले भाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चाप, ठीक है, द्वीपीय चाप का निर्माण हुआ है। ये आगे बताते हैं कि प्रवाह तो हो रहा था महाद्वीपों में, स्थल भाग में प्रवाह हो रहा था और जहां पे भी इस प्रवाह में अवरोध आया, इस अवरोध के कारण बलित पर्वत का निर्माण होता है, पर्वतों की उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ आर्क आइलैंड की भी उत्पत्ति होती है, द्वीपीय चाप की भी उत्पत्ति होती है। आगे ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच ये बताते हैं कि ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण, आर्कटिक बेसिन जो ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच पाया जाता है, लॉरेशिया के विषुवत रेखा की ओर प्रवाह के कारण हुआ। तो आगे ये बताते हैं कि लॉरेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह होने के कारण आर्कटिक बेसिन का निर्माण होता है और यह आर्कटिक बेसिन का अवस्थिति कहाँ है, तो ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच है। एवं ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण, देखिए आगे दक्षिण अटलांटिक महासागर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और हिंद महासागर का निर्माण किस प्रकार से, इसकी भी ये चर्चा करते हैं। ये बताते हैं दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण प्रवाहित होते हुए महाद्वीपों के बीच के रिक्त स्थान में जल भरने के कारण हुआ है। आगे ये बताते हैं कि जो स्थल का भाग था, ठीक है, उसमें प्रवाह होने के कारण, ठीक है, बीच का जो भाग खुला था, बीच का जो रिक्त स्थान था, उसमें अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई, जल के भरने के कारण अटलांटिक महासागर बना, हिंद महासागर बना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि हिमालय, काकेशस तथा आल्प्स पर्वत, ठीक है, कौन कौन सा याद रखेगा, हिमालय, काकेशस तथा आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण, ये सभी श्रेणियों का निर्माण लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण हुआ है। इनके द्वारा यह भी बताया जाता है कि जो हिमालय पर्वत है, काकेशस पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, इनका जो निर्माण हुआ है वो लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण हुआ है। तो देखिए, ये बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित या अवस्थिति से संबंधित इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये बता रहे हैं कि जो यह विस्थापन हुआ गोंडवाना लैंड का और लॉरेशिया का, इसके विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है, काकेशस पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई है। और वर्तमान समय में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसे कहीं ना कहीं मान्यता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य साबित होता ही है। आगे हम लोग देखते हैं।
इनके द्वारा और क्या बात बताया गया है? आगे इनकी आलोचना होती है। ठीक है, अब हम लोग आलोचना देखेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो है प्रवाह सिद्धांत की बात बताते हैं, तो प्रवाह की दिशा को बताते हैं, प्रवाह के लिए जिम्मेदार कारक को बताते हैं, ठीक है, शक्ति को बताते हैं। इसके अलावे प्रवाह कैसे हुआ है ये भी बता रहे हैं, और प्रवाह के कारण क्या क्या स्थल रूप बना है इसकी भी चर्चा किए हैं। आगे इनकी आलोचना देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय तक तो यह सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत जो प्राचीन समय में प्रतिपादित किया गया था, जैसे जैसे नया नया रिसर्च होता है, नया नया अनुसंधान होता है, पिछला जो विचार होता है अपना मत होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी उपयोगिता नहीं होती, उसकी भी उपयोगिता होती है। तो आगे इसकी भी आलोचना की गई है। जैसे ही रिसर्च हुआ, जैसे ही ज्ञान में वृद्धि हुआ, लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। देखते हैं इसकी आलोचना क्या है। चूंकि टेलर का उद्देश्य क्या था? देखिए, टेलर का उद्देश्य टर्सरी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। इसका उद्देश्य क्या था? टर्सरी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। अतः इसके लिए उन्होंने महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह की बात की। पहला आलोचना क्या बोला जाता है कि चूंकि देखिए, ये जो टेलर थे, इनका मुख्य उद्देश्य ही था कि बलित पर्वों की उत्पत्ति एवं उसकी अवस्थिति की व्याख्या करना। तो इस व्याख्या को बताने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर महाद्वीपों का विस्थापन करवा दिया। ठीक है, आगे वर्तमान समय में पर्वतों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है। वर्तमान समय में जो पर्वतों की बनावट है उसको देखने से यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही इनका क्षैतिज विस्थापन हुआ है। इसको देखने से यह ज्ञात होता है कि निश्चय में ही ये जो महाद्वीप हैं इसका क्षैतिज विस्थापन हुआ है। वर्तमान समय में पर्वतों की बनावट को देखने से यह स्पष्ट होता है। परंतु केवल 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण इस समस्या के सुलझाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आगे यह भी बात किया जाता है कि देखिए, यह जो मानचित्र है अभी का या बलित पर्वतों की स्थिति है, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि विस्थापन हुआ है, लेकिन इतना व्यापक विस्थापन नहीं हो सका है, नहीं हो सकता है जिस शक्ति की ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि 32 से 64 किलोमीटर, जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त है। जो ये समस्या जो इनके सामने थी उसके लिए 32 से 64 किलोमीटर ही विस्थापन या स्थानांतरण से सुलझ सकता था। लेकिन इसके विपरीत टेलर ने महाद्वीप का हजारों किलोमीटर का प्रवाह बताया। बोलते हैं 32 से 64 किलोमीटर तक का प्रवाह की यदि बात करते तो भी संभव हो पाता, लेकिन ये हजारों किलोमीटर का प्रवाह की बात करते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता, युक्त नहीं लगता है। ठीक है, आगे दूसरा क्या बात किया जाता है कि उनका प्रवाह को भी गलत रूप में प्रस्तुत किया गया। इनका जो प्रवाह है, मतलब कि महाद्वीपों का जो प्रवाह है, टेलर के द्वारा गलत प्रस्तुत किया गया है। यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण टर्सरी युग के पर्वतों का निर्माण हुआ, ये बात करते हैं कि जैसा कि टेलर अपने सिद्धांत में बताते हैं कि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा का निर्माण हुआ है और इसी के कारण टर्सरी युग में बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, तो उससे पहले का जो पर्वत है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन, इस समय का जो पर्वत है, इसकी उत्पत्ति के विषय में टेलर कुछ क्यों नहीं बताते हैं। तो नेक्स्ट आलोचना है कि क्रिटेशियस युग में जो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है, इसके कारण यदि टर्सरी पीरियड में बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, तो इससे पहले जो बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में टेलर कुछ नहीं बताते हैं। उसके बारे में भी इनको बताना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि टेलर जो है अपने बात को रखने के लिए कुछ गलत तर्कों का सहारा लिए हैं। आगे देखें नेक्स्ट,
यदि ज्वारीय शक्ति से ही महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह अथवा स्थानांतरण हो सकता था, ये आगे आलोचक बोलते हैं कि यदि ज्वारीय शक्ति से ही महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण या प्रवाह हो सकता था, तो यह शक्ति जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण को भी रोक सकती थी। यदि ज्वारीय शक्ति के कारण ही महाद्वीपों का प्रवाह संभव है, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि इस शक्ति के कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है वो भी रुक सकता था, तथा 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, ये रुक सकता था। इसके अलावे ये आगे बात किया जाता है इसकी आलोचना में कि 1 वर्ष के भीतर ही पृथ्वी का परिभ्रमण जो है वो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आगे होम्स महोदय के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनके द्वारा संवहन सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो होम्स महोदय के अनुसार, ठीक है, होम्स के अनुसार महाद्वीपों में प्रवाह तथा पर्वत निर्माण में तो कोई ज्वारीय शक्ति और न ही कोई बाहरी शक्ति सहायता कर सकती है। इनके द्वारा यह बताया जाता है, होम्स के द्वारा, कि महाद्वीपों में जो प्रवाह हुआ है या पर्वतों का जो निर्माण हुआ है उसमें कोई ज्वारीय शक्ति और न कोई बाहरी शक्ति सहायता कर सकती है, बल्कि पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न आंतरिक शक्ति के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये बताते हैं बल्कि इस शक्ति की उत्पत्ति, ये जो शक्ति है इसकी उत्पत्ति यानी जो महाद्वीपों का प्रवाह और पर्वतों के निर्माण में सहायक है, उस शक्ति की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से संभव हो सकती है। यानी जो ज्वारीय शक्ति बोल रहे हैं इसके कारण पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता है, पर्वतों और महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हो सकता है। पर्वतों के निर्माण के लिए होम्स के द्वारा यह बताया जाता है कि जो शक्ति जिम्मेदार है वो न तो ज्वारीय शक्ति है न तो बाहरी शक्ति कोई है, बल्कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुई आंतरिक शक्ति हो सकती है। इस प्रकार टेलर का मत तो यद्यपि मान्य नहीं है, पर उनकी परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने महाद्वीपों तथा महासागरों के अस्थायित्व के विपरीत आवाज उठाकर संकुचन सिद्धांत के विपरीत बात की तथा महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया। अब बात करते हैं, अंत इसको करते हैं। इसमें यह बोला जाता है कि देखिए, होम्स ये बता देते हैं कि यह जो शक्ति है यानी जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है या तो बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, धरातल के अंदर से उत्पन्न आंतरिक शक्ति है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये जो एफ.बी. टेलर है इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, पूरी तरह से समर्थन इसका नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से तो मान्य नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से गलत है या सार्थक नहीं है। कुछ भी नहीं है तो इस परिकल्पना का इतना महत्व है कि इन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित या महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित जो संकुचन सिद्धांत था उसके विपरीत बात की। उस समय जो चल रहा था संकुचन सिद्धांत, उसके विपरीत बात की। इसके अलावे जो महाद्वीपों में अस्थायित्व की बात की जा रही थी, ठीक है, उसके विपरीत उसके विस्थापन की बात की है और पर्वतों के निर्माण एवं महासागरों के निर्माण से संबंधित एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया, जो कि आगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए आधार का कार्य किया है। तो देखें किस प्रकार से एफ.बी. टेलर के द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया गया है और इन्होंने किस प्रकार से लॉरेशिया की बात की, किस प्रकार से गोंडवाना लैंड की बात की, इसके अलावा किस प्रकार से इन्होंने लॉरेशिया का विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरण एवं विस्थापन के फलस्वरूप जो अलग अलग स्थल रूप का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से गोंडवाना लैंड के विषुवत रेखा की ओर विस्थापित होने के कारण अलग अलग स्थल रूप बने हैं। ठीक है, इसके अलावे किस प्रकार से बलित पर्वतों की स्थिति है इसकी चर्चा ये करते हैं। तो याद रखिएगा कि यह सिद्धांत का महत्व इतना तो कम से कम है ही कि यह
एक महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन को नया मोड़ देता है, नया आयाम देता है तथा एक नई विचारधारा का सूत्रपात करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को, जोहार सभी को।